जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप? बहुत शानदार, बहुत मजेदार। और आपकी जो सीडीएस और एनडीए की तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। अप्रैल में आप लोगों के एग्जाम्स है और आपने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा सिलेबस कभी कवर नहीं होता है। सही बात है ना? आज का जो डिस्कशन है और आज का जो ये लेक्चर है, ये है हमारा बायोलॉजी के पीवाईक्यूज के लिए। सो वेलकम टू द अनदर वेरी इंटरेस्टिंग सेशन ऑन इंदौर डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर वी विल बी डिस्कसिंग द लास्ट 5 years PYQs ऑफ CDAs। ठीक है, CDAs में जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड PYQs आए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। आई होप तुमने फर्स्ट पार्ट अच्छे से कवर कर लिया होगा और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि बायोलॉजी जो है वो एक ब्राउनी पॉइंट है, गोल्डन चांस होता है हमारा अच्छा स्कोर करने का। सो इसीलिए इसको थोड़ा सा अगर ढंग से तैयार किया जाए पीवाईक्यूज के तरीके में भी, तो अपने को काफी फायदा हो सकता है और अच्छी रैंक आ सकती है। एंड यूपीएससी एग्जाम्स में रैंक मतलब समझ लो ना, एक एक मार्क्स की लड़ाई है वहां पे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। 2019 सीडीएस पेपर फूड चेन के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज फूड चेन? बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी से निकाला है इन्होंने। फूड चेन की जब अपन बात करते हैं तो हमें बात जानते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल, फिर दूसरा ट्रॉफिक लेवल, फिर तीसरा ट्रॉफिक लेवल, फिर चौथा ट्रॉफिक लेवल। तो इस तरीके से फूड जो है वो एक दूसरे के ट्रॉफिक लेवल खा, तुमने पढ़ी होगी ना बेसिक। जैसे प्लांट है, प्लांट को फ्रॉग ने खाया, फिर स्नेक ने खाया, फिर इसने को ईगल ने खा लिया। दैट इज फूड चेन। तो देख लेते रिलेशन बिटवीन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो ऑटोट्रॉफिक जैसा तो कुछ नहीं है कि सिर्फ ऑटोट्रॉप्स के बीच में रिलेशन होगा। इसमें ये फ्रॉग और स्नेक और ईगल कहाँ ऑटोट्रॉप है? तो गलत हो गया। exchange of genetic material between two organisms. No, there is no genetic material exchange between these. Passage of food and thus energy. Keyword है यहाँ पे energy. तो basically energy का passage है from one organism to another and that is the correct answer. बाकी आखिरी में देख लेते हैं, जो एक अच्छा ऑप्शन भी है, that modern entrepreneur establishment providing food outlets. तो ये फ्रेंचाइजी आउटलेट्स जो मिलते हैं इसको फूड चेन बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग। मेरे को लगता है कुछ बच्चे ये भी अगर लगा दिया तो भैया फिर तो नहीं जाना चाहिए उनको ऐसे डिफेंस सर्विसेज में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे एक सेल होती है तो इसमें क्या होता है, आयंस जो होते हैं वो तो इम्परमिएबल होते हैं, मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब, अगर हमको कोई ऐसी चीज है जो हमको लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पंप करना है, मतलब हमको ऐसे मूवमेंट कराना है नीचे से ऊपर की तरफ, तो इस पे क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। और इस मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हमको एनर्जी लगेगी। सो इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। ये सही लग रहा है सुनने में, अभी के लिए इसको होल्ड करते हैं। इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट। ये दोनों वर्ड बिल्कुल सही है। विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, यहाँ ये गलत हो गया, देयर इज यूज ऑफ एनर्जी। इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो वर्ड डाल दिए। और इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अलोंग, अलोंग नहीं है ना, नीचे नहीं जा रहे हैं ग्रेडियंट में, ऊपर आ रहे हैं, तो ये यहाँ गलत हो जाता है। अब देखो फोटोसिंथेसिस से नहीं आती है एनर्जी, रेस्पिरेशन से आती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी जो होता है हमारा रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट होता है और एटीपी की ही एनर्जी हम यहाँ यूज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई यही करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद। देखो प्रोकैरियोट पूछ लिया यहाँ पे, अगर गलती से तुमने क्लोरोप्लास्ट मार दिया तो प्लास्टिड्स जो है वो यूकैरियोटिक है, तो गलत हो जाएगा बाबा अपना आंसर। तो अपने को ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट पूछा है, तो इसका सीधा आंसर अपना मेम्ब्रेनस वेसिकल्स है, क्योंकि ना तो प्लास्टिड्स ना ही न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड मिलता है उसके अंदर, लेकिन न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं अपन? जो अपना ये पूरा जैसे बैक्टीरिया है और इसके अंदर जो इसका ये स्कैटर्ड जेनेटिक मटेरियल है, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। उसके अंदर फोटोसिंथेटिक अरेंजमेंट नहीं मिलता है क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल यहाँ पे गलत वर्ड है, यहाँ पे होना चाहिए था बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बट ऑब्वियसली उन्होंने जानबूझ के कंफ्यूजिंग बनाने के लिए इसको दिया है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल नहीं लिखा उन्होंने। क्रोमोसोम में मिलने की तो कोई संभावना ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? मेम्ब्रेनस वेसिकल। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस? देखो स्लीपिंग सिकनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, और लेशमैनिया से क्या होता है? लेशमैनिया से होता है आपका काला आजार, ये भी याद रखना, इस पे सवाल आ सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वगैरह ये आपका अलग अलग जो स्टमक से रिलेटेड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड है वो बीमारियां करते हैं, ये भी गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एस्कैरिस वगैरह भी। ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा में दो है वैसे, ट्रिपेनोसोमा ब्रूजाई और आपका इसके अलावा ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। तो इसमें गैम्बियंस और ब्रूजाई दो कैटेगरीज होती है, जिसमें अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस ये कॉज करती है ना। तो स्लीपिंग सिकनेस ये इंटरेस्टिंग केस, ट्रिपेनोसोमा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट, ठीक है बॉडी पार्ट के बारे में पूछ रहा है, ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछा गया है, डज नॉट कीवर्ड डज नॉट हैव स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होती है? स्मूथ मसल्स होती है आपकी इनवॉलेंटरी मसल। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ पे, इनवॉलेंटरी मसल कहाँ कहाँ नहीं मिल सकती है जरा देख लेते हैं। यूट्रस में
सुसु आती है तो बहुत प्रेशर आता है यार भैया, बहुत तेज प्रेशर आता है, तो यूट्रस में तो मिलती है, तो ये तो गलत आंसर हो गया इसके, क्योंकि नॉट पूछा है ना, तो यहाँ पे तो मिलती है। आइरिस ऑफ दी आई यहाँ पे भी मिलती है, हमारी आंख का जो यहाँ पे ये प्यूपिल है ये बड़ा छोटा अपने हिसाब से होता है लाइट के हिसाब से, तो ये भी सही आंसर है कि वहां पे भी मिलती है। लंग की ब्रोंकाई यहाँ पे भी मिलती है, लेकिन बाइसेप्स, बाइसेप्स में नहीं मिलती। बाइसेप्स यहाँ पे बाइसेप है, मैं अपने हिसाब से इसको मूव कर रहा हूँ, तो ये मेरे मूवमेंट अंडर में है, एंड दैट इज व्हाई बाइसेप्स गलत आंसर हो जाता है, बाइसेप्स में नहीं मिलती है। तो क्वेश्चन के हिसाब से यही सही आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा है डज नॉट, तो बाइसेप्स में नहीं है, वॉलेंटरी है वो। देखा, लॉजिकल कंजक्चर। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग, बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइसोसोम, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला है, which one of the following is the correct sequence, very important word, phase in the successional development of vegetation community and habitat। अच्छा क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन नहीं है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वैसे भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है इनको। तो यहाँ पे इकोलॉजी की अगर अपन बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे भी लगाया जा सकता है, सबसे एंड में जब भी कोई सक्सेशन होता है तो सबसे एंड में चीजें स्टेबल हो जाती है, जैसे फॉरेस्ट वगैरह है तो वो स्टेबल हो जाता है, और स्टेबलाइजेशन सिर्फ एक ही ऑप्शन में एंड में दे रखा है, एंड दिस इज इट। तो सबसे पहले न्यूडेशन होता है, न्यूडेशन के बाद में आपका माइग्रेशन होता है, यहाँ पे एक्सेसिस एक और है बट जाने दो उसको, माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद ही क्या होता है, स्टेबलाइजेशन होता है। तो बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है, अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो मैं एक एक वर्ड समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो अभी के लिए आई होप तुमने इसको रीड किया है, न्यूडेशन, माइग्रेशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। गॉट इट। नेक्स्ट, which of the following acid, कौन सा वाला एसिड जो है वो विटामिन सी है, ऑब्वियसली स्कॉर्बिक एसिड, बहुत ही आसान सवाल था ये तो, स्कॉर्बिक एसिड, मेथनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सब गलत है। टार्टरिक एसिड जो है आप कहाँ पे मिलता है, टार्टरिक एसिड इमली में मिलता है क्या, टैमरिंड, ढूंढना आज इसको, टैमरिंड में मिलता है क्या, ये क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। अगला, कमेंट में बताना इसको, टैमरिंड में मिलता है कि नहीं। which one of the following is not, again not found in animal cells, एनिमल सेल्स में कौन नहीं मिलता, बहुत इजी क्वेश्चन, सेल वॉल, सेल वॉल प्लांट सेल का है, प्लांट सेल और आपका कहाँ में मिलता है, बैक्टीरिया वगैरह में मिलता है, फंजाई में मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, और अभी तक 2019 का सीडीएस पार्ट 2 चल रहा है, ध्यान रखना। मार्सेलिया, फर्न एंड हॉर्नटेल, और फर्न सुनते हैं मेरे को दिमाग में आया कि अरे यार ये तो टेरिडोफाइटा के बारे में बात कर रहा है, और टेरिडोफाइटा ही इसका आंसर है, बहुत इजी है क्वेश्चन है, मार्सेलिया और फर्न से टेरिडोफाइटा बन जाता है। ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो वैसे ही नहीं हो सकते थे, और ब्रायोफाइटा थोड़ा और सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, है ना। नेक्स्ट वन, which one of the following function is not carried out by smooth endoplasmic reticulum, SCR से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो नहीं कैरी किया जाता, उसके लिए देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो आरईआर का फंक्शन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है। बाकी जितने भी लिखे हुए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिल्कुल सही है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड बिल्कुल सही है, स्टेरॉइड हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का सिंथेसिस यहीं पे होता है, कोलेस्ट्रॉल, इस वजह से ये एससीआर का फंक्शन है, सिर्फ ये आरईआर का फंक्शन है, और इसीलिए यही आंसर है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो है हमारा ये गलत आंसर है, मतलब ये इसका फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तुम सोचोगे प्रोटीन तो बनता है वहां पे, लेकिन वो आरईआर में बनता है, एससीआर में नहीं। नेक्स्ट, कौन सा ऐसे सॉल ऑर्गेनेल है जिसका मेन फंक्शन स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब ये पार्ट 1 पे आ गए अपन, देखो पार्ट 2 में पूछा था लाइसोजाइम सुसाइडल बैग, अब यहाँ पे पूछ लिया लाइसोसोम, जहाँ पे आपका क्या मिलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का घर कौन सा है। लाइसोसोम पता नहीं क्यों इनको बहुत ज्यादा ही पसंद है, ठीक है। Which one of the following tissue is responsible for increase of girth in the stem, तो जो स्टेम होता है वो मोटाई कैसे बढ़ती है उसकी, तो मोटाई बढ़ने के पीछे जो मेन कारण होता है वो होता है आपका यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम का बढ़ना, लेटरल मेरिस्टेम ऐसे करके बढ़ते हैं, इसकी वजह से आपका क्या होता है, मोटाई बढ़ने लगती है, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ट्रैकेट्स काय में मिलेगा, जाइलम में मिलेगा या फ्लोएम में मिलेगा, और पेरिसाइकिल का फंक्शन क्या है, ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आप लोगों के लिए, तैयार करना है इनको और बताना नीचे। अगला, which one of the following organism is dependent on saprophytic, very important, saprophytic का क्या मतलब होता है, जो डेड और डिके पे काम करता है ना, जो डेड और डिके चीज को कंज्यूम करता है, तो saprophytic मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे कौन डिपेंड करता है, तो इसका आंसर है हमारे पास में मशरूम, विच इज एगेरिकस, ठीक है, मशरूम बोलते हैं इसको, ये भी ढूंढना जरा, तुम बोलोगे सारा काम हमसे करवा रहे हो क्या, हाँ बिल्कुल, तो तुम्हारी तैयारी है ना, ये करो काम। नेक्स्ट वन, Which one of the following statement regarding histone protein? Histone protein. Histones क्या होता है सर? तो हमारा जो डीएनए होता है, जैसे हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये इस तरीके से कॉइल होता है, क्योंकि हमारा डीएनए जो है वो ऑलमोस्ट 1.8 मीटर का है, और हमारे जो सेल की साइज है वो माइक्रोमीटर्स में है, तो इतने छोटे से सेल में इतना बड़ा डीएनए कैसे फिट करेंगे अपन,
तो हम क्या करते हैं, डीएनए को बहुत ज्यादा कॉइल कर देते हैं। उस कॉइलिंग के लिए हमारे पास में जो प्रोटीन होते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। और हिस्टोन प्रोटीन्स के लिए आप यहाँ पे पढ़ लो तो आप साफ समझ में आ रहा है, ये लिखा हुआ हिस्टोन आर द प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन एसोसिएशन विद द डीएनए। क्लियर, सिंपल है, आगे बढ़ो। Which one of the following statement regarding hemoglobin is correct? हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी, बिल्कुल सही बात है। एंड कैरी ओनली, नो, ये क्या गड़बड़ हो गई, ओनली नहीं सर, इट कैरीज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन कैरी बोथ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को किस फॉर्म में कैरी करता है, बाइकार्बोनेट। अगर इस पे सवाल आ जाए आगे चल के तो याद रखना इसको, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, बाकी बाइकार्बोनेट। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पैसेज ऑफ लाइट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब अपन बात करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अपन बोलते हैं कि भैया नीचे से लाइट डालेंगे अपन, जो लाइट का सोर्स होगा वो नीचे से आएगी और सबसे पहले वो कंडेंसर में जाएगी, कंडेंसर में कंडेंस होगी वो, सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए कंडेंसर। यहाँ पे कंडेंसर दो जगह दे रखा है तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अच्छा, कंडेंसर में जाने के बाद में उसको कहा जाना चाहिए, यहाँ पे कंडेंसर के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस भी ठीक है। आई पीस, आई पीस किसको कहते हैं? आई पीस अपन उसको कहते हैं जहां पे अपन अपनी आंख रखते हैं। तो यहाँ पे बॉडी ट्यूब एंड में आ रहा है, आई पीस पहले आ गया, आई पीस के बाद बॉडी ट्यूब नहीं आ सकता क्योंकि आई पीस पे तो आंख रखेंगे, तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट सही कौन सा है? तीसरा वाला। ऑब्वियसली अगर इसमें थोड़ा दिमाग लगाया जाए, कंडेंसर और आई पीस अगर अपने को पता होता तो अपन इसको एलिमिनेट कर सकते थे। नॉट इन इजी क्वेश्चन फॉर से, बट हाँ इतना टफ भी नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो अपन को पता ही होता है ना, बीएससी में अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। Which one of the following statement is correct? तो यूरिया is produced by liver और in liver, in blood produced by digestion of the starch, in lungs and kidney। ये तो बहुत ही बकवास स्टेटमेंट है, दोनों ही कोई मतलब के नहीं है। ब्लड में प्रोड्यूस नहीं होता है, लिवर में प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल चलती है अपने लिवर में और वहीं पे यूरिया का प्रोडक्शन होता है। सही स्टेटमेंट पहला वाला ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था तो। नेक्स्ट वन, which one of the following has a bilateral symmetry? अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, कुछ कुछ जगह पे अलग अलग कुछ भी ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर। कुछ जगह पे एस्टेरियस दे रखा है, तो एस्टेरियस नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है नेरिस। नेरिस इज द करेक्ट आंसर। नेरिस जो है उसमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, और इसको रिकरेक्ट कर लेना अगर कहीं पे पढ़ रखा हो तो। नेरिस में बायलैटरल सिमेट्री होती है, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। और बेसिकली इसने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, अगर लार्वा पूछा होता तो लार्वा में अपन बोल सकते थे कि हाँ एस्टेरियस में आपका बायलैटरल सिमेट्री होती है, बट लार्वा नहीं दिया है इसलिए यहाँ पे क्या है, गलत हो जाता है। सी एनिमल में भी रेडियल ही है। Then next one is which one of the following pair of animal is warm blooded? Warm blooded मतलब ऐसे जिनका जो गर्म खून है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होम्योथर्म्स। क्या बोलते हैं इनको? होम्योथर्म। होम्योथर्म्स क्या बोलते हैं? जिनमें एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज होने से बॉडी का टेम्परेचर ना चेंज हो। जैसे कि हम लोग, तो हमारे बाहर कितनी भी ठंड हो कितनी भी गर्मी हो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 36 से 37 के बीच में चलता रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें जो हमारे आसपास है तो पीकॉक एंड कैमल, ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी टॉर्टोइस, ऑस्ट्रिच, ये टॉर्टोइस जो है रेप्टाइल वगैरह में है और ऑस्ट्रिच एव्स में है। हैगफिश, डॉगफिश, ये आपका पाइसेस वगैरह आ गई। क्रोकोडाइल वापस रेप्टाइल में चले गए और ये एव्स में चले गए, तो इस वजह से ये सारे जो है ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। इसमें मेजरली कोई, जैसे इसमें ये कोल्ड ब्लडेड है, इसमें कोल्ड ब्लडेड है ना, इसमें कोल्ड ब्लडेड है, तो ये सब कोल्ड ब्लडेड है। यहाँ पे यही सिर्फ एक वार्म ब्लडेड है, क्या, टॉर्टोइस एंड कैमल। नेक्स्ट वन, which of the following is not primarily function of a green leaf? Manufacturing of food, नहीं ये तो function है। Interchange of the gases, हाँ स्टोमेटा के थ्रू। Evaporation of the water और conduction of food and material। तो मेन फंक्शन इसका क्या है, मतलब नहीं है, जो इसका प्राइमरी मेन फंक्शन नहीं है। उसमें अगर अपन बात करें तो फूड और वाटर का कंडक्शन जो है इसका मेन फंक्शन नहीं है। किसका है? ये है आपका वेस्कुलर बंडल्स का फंक्शन, वेस्कुलर बंडल्स का फंक्शन। इवापोरेशन वाटर, ये भी इसका फंक्शन है। ट्रांसपिरेशन है ना, ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है, तो ये भी इसका फंक्शन है, वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट, which one of the following, yeah, which of the following is and are the main absorbing organ or organs of the plant? मतलब दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो रूट ओनली, लीफ ओनली, रूट एंड लीफ, रूट, लीफ एंड बाग। बाग से कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, बाग डेड मटेरियल है, कोई मतलब का नहीं। रूट एंड लीफ ओनली, या दिस इज द करेक्ट आंसर। रूट से हम वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन करते हैं और लीफ से हम लोग गैसेस वगैरह का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स वगैरह आपके रूट से आते हैं और आपका गैसेस वगैरह किससे आती है, लीफ से। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, which one of the following denote a true fruit? ट्रू फ्रूट किसको कहोगे आप? यहाँ पे आपने एक वर्ड सुना होगा, पार्थेनोकार्पी। अगर नहीं सुना तो उसको एक बार रीड कर लेना, आई एम एक्सपेक्टिंग इस पे क्वेश्चन आ सकता है। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है फॉल्स फ्रूट। ठीक है, सो हम कब बोलते हैं ट्रू फ्रूट? जब आपका ओवरी जो है फ्रूट की, फ्लावर की सॉरी,
वो ग्रो करती है किसके अंदर, फ्रूट में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट। सही है, ओवरी से जब बनता है तो ओव्यूल क्या बनाते हैं, ये भी सुन लो चलो, ओव्यूल बनाते हैं आपका सीड, और ओवरी जो बनाती है वो क्या बनाती है, फ्रूट। थैलेमस ऑफ द फ्लावर ग्रो एंड इनटू फ्रूट, ये नहीं होता, ओनली अ रिसेप्टेकल, ये भी नहीं होता है, ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम द कैलिक्स ऑफ, ये भी नहीं होता है, एक ही तरीका है, ये जो लास्ट ऑप्शन है ये वाला ही, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following physiological processes excess water escape in the form of droplet from a plant, प्लांट से ड्रॉपलेट के फॉर्म में, और ये 2018 का सवाल है, टपक टपक के पानी प्लांट में से कब निकलता है, और उस प्रोसेस का नाम बताओ। तो ट्रांसपिरेशन नहीं, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर्स निकलती है, ध्यान रखना, और वाटर वेपर्स निकलती है, और ये वाटर वेपर्स क्या होती है आपकी, ऑब्वियसली हिसाब समझ में आ गया, वाटर वेपर से मतलब गैसेस फॉर्म होती है। आपसे पूछा गया इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, तो ड्रॉपलेट्स जो होती है वो गटेशन होता है, गटेशन, और ये होता है हाइडेथॉट्स के थ्रू, हाइडेथॉट्स। ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल और आखिरी आज के लिए। इफ द जाइलम ऑफ अ प्लांट इज मैकेनिकली ब्लॉक, आपने उसको बीच में से फंसा दिया, कुछ ब्लॉक कर दिया, जाइलम था यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द प्लांट विल बी अफेक्टेड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ओनली, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट ओनली, सॉरी सॉल्यूट ओनली, वाटर एंड सॉल्यूट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, इन तीनों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो भैया सॉल्यूट और वाटर अलग अलग नहीं होते, दोनों एक साथ चलते हैं, है ना, तो मिनरल्स एंड वाटर दोनों आपके जाइलम में चलते हैं, यहाँ पे मिनरल को उन्होंने सॉल्यूट बोल के कंफ्यूज करने की कोशिश करी और कुछ नहीं है। सो दैट इज इट, आई होप कुछ चीजें तुमको नहीं पता चली होगी, कुछ चीजें मजा से समझ में आई होगी। अच्छे से तैयारी करो, मजे से फोड़ो एग्जाम को, और फिर जब मन करे तब बात करेंगे अपन आगे, है ना। अच्छा, लेकिन अभी तैयारी कार्य पूरी नहीं हुई भैया, बिना प्रैक्टिस कोई तैयारी नहीं। ये स्कैन करके, ये जो अपन ने अभी तक क्वेश्चंस बात किए, अब ऐसे रटे तो जाएंगे तुमको, क्योंकि इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन तो दे दिया मैंने जस्ट किडिंग, बट इसको स्कैन करो और एक बार अपनी प्रैक्टिस को जरूर देखो कि कितना याद है अपने को आज। और इसको देखना चाहो, नीचे लिंक दे रखी है, लिंक से भी तुम टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट and see you tomorrow. Thank you for your time, guys, and Jai Hind.